हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम। मैं किरण आज आप सभी के लिए लाई हूँ हमारे हिंदी के एग्ज़ाम की आंसर की। आई होप कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। उत्तर पुस्तिका में लिखना। क्वेश्चन नंबर 1 है, कबीर किसके उपासक थे? फर्स्ट है ऑप्शन राम, सेकंड है श्री कृष्ण, थर्ड है गुण ईश्वर की, फोर्थ है निर्गुण ईश्वर की। इसका राइट आंसर है निर्गुण ईश्वर की। नंबर सेकंड है, मीरा जगत में क्या देखकर रोती है? ऑप्शन ए सगे संबंधी को, ऑप्शन बी प्रभु भक्ति को, ऑप्शन सी सामाजिक बंधन को, ऑप्शन डी प्रजा को। इसका राइट आंसर है प्रभु भक्ति को। थर्ड है, पथिक किस पर बैठकर रत्नाकर के घर में घूमना चाहता? पथिक कविता में कवि किस पर बैठकर रत्नाकर के घर में घूमना चाहता है? राइट आंसर बादल। नंबर फोर्थ, घर की याद कविता में कवि के कितने भाई हैं? ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है 4। कवि के 4 भाई हैं घर की याद कविता में और 4 ही बहन उसकी। क्वेश्चन नंबर 5, कवि ने किसान की आंखों की तुलना किससे की है? इसका राइट आंसर है अंधेरी गुफा से। क्वेश्चन नंबर 5 है, मन का हरापन का क्या अर्थ है? आओ मिलकर बचाए कविता में दे रखा था मन का हरापन इसका अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है मन की खुशियाँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये ऊपर वाली पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित घर की याद कविता से ली गई है, जिसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र है। यहाँ कवि उस सिचुएशन का वर्णन करता है जब वो कवि जेल में गया होता है और उसके घर में क्या चल रहा होता है। तो कवि को लगता है कि कवि की माँ ने पिताजी को दिलासा देते हुए कहा होगा, यदि तुम्हारा बेटा जेल में जाने से डर जाता अथवा अपने कदम पीछे हटा लेता तो वो निश्चय ही मेरी को अपमानित करता। इस प्रकार देश के सम्मान की रक्षा के लिए ही वो जेल में गया है, तो उसने निश्चय ही अपने कर्तव्य का पालन किया होगा और हमारा मान बढ़ाया होगा। माँ पिताजी को दिलासा देते हुए यह कहती है कि यदि तुम ही इस प्रकार रो दोगे तो घर के और बच्चे भी तुम्हें देखकर रो पड़ेंगे। माँ की बातें सुनकर पिताजी ने भीतर ही भीतर अपने दुख को पी लिया होगा और कहा होगा, मैं कहाँ से रो रहा हूँ, मैं कभी भी धैर्य नहीं खोता। भाव ये है कि कवि का पिता उसकी माँ से अपने आंसू छिपाने का प्रयास कर रहा होगा। नंबर सेकंड का दूसरा पार्ट मीरा कविता से लिया गया है। इसमें मीरा कहती है कि मैंने दूध की दही बनाकर उसे बड़े प्रेम से मथानी द्वारा भिगो लिया है। दही को मथकर मैंने घी को निकाल लिया है और उसमें छाछ को फेंक दिया। भाव ये है कि वो पूरी तरह भक्तिमय हो चुकी है और सांवरे के रंग में रंग चुकी है। अंत में मीरा कहती है कि वो भक्तों को देखकर खुश होती है, प्रसन्न होती है और नश्वर संसार को देखकर रोती है। इस संसार में उसका मन नहीं लगता और मीरा कहती है, हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे इस संसार से पार लगाओ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित काव्यांश में निहित काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य में बताना होता है कि इसमें कौन सा अलंकार, लोकोक्तियाँ और कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें कवि ने प्रकृति की सुंदरता का मनोहर और मधुर वर्णन किया है। इसमें रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया और बादलों का मानवीकरण किया गया है। सहज और सरल भाषा का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मीरा श्री कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? इसमें से 2 के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मीरा श्री कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? मीरा श्री कृष्ण की उपासना सगुण रूप में करती है, अर्थात जिसका रंग भी है, आकार भी है। उनके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है, वे उसे अपना पति मानती है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त मीरा किसी और से प्रेम नहीं करती। इसके अलावा अपने प्रिय श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण के लिए उन्होंने अपनी मर्यादा को भी छोड़ दिया। उसी के चरणों में वे भक्ति रूपी फूल अर्पित करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। नंबर 1 है, काम करने से आता है नसीहतों से नहीं, यह कथन किसका है? ये क्वेश्चन मियां नसीरुद्दीन पार से लिया गया और इसका राइट आंसर है नसीरुद्दीन का। नसीरुद्दीन ने कहा था लेखिका को। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नंबर 2 है, कमजोर गाय किसका प्रतीक था? राइट आंसर है साधारण जनता का। ऑप्शन डी हमारा राइट। मास्टर जी की आवाज़ कैसी थी? एक कम का राइट आंसर है कड़क। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखक किसके अहंकार को चूर कर देना चाहता है? ऑप्शन राइट आंसर हिमालय की चोटियों के। अच्छा, पुकुर का अर्थ है, पुकुर शब्द दे रखा है, इसमें पुकुर का क्या अर्थ है? ऑप्शन राइट आंसर है पोखर।
पुकुर को पोखर कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, आपकी दृष्टि में कहानी का खलनायक कौन है? ये नमक का दरोगा पाठ से लिया गया है। उसका राइट आंसर हो जाएगा अलोपीदीन। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये पंक्तियाँ दी हुई है क्लास की अपू के साथ 2.5 साल। इसमें इसकी व्याख्या करनी है। फिल्म का काम 2.5 साल तक चलने वाला, लेखक को इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था। उसका डर भी बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था उसे डर लग रहा था कि कहीं अपू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे की आयु ज़्यादा ना बढ़ जाए। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उस उम्र में जितने बच्चे जितनी बढ़ते हैं अपू और दुर्गा उतने नहीं बढ़े। नंबर 2 है, घनश्याम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? मोहन एक होशियार विद्यार्थी था। वह अध्यापक के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कुशलतापूर्वक देता था, इसलिए घनश्याम मोहन का आदर सम्मान करता था और उससे स्नेह भी रखता था। जब अध्यापक के कहने पर मोहन घनश्याम को बैत से मारता था तो वह इस काम को मोहन का अधिकार समझता था। यही नहीं, धनराम में जातिगत हीनता की कोई भावना नहीं थी, इसलिए वह मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। नंबर 8 है, वितान भाग 1 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखक लता के गीतों से कैसे प्रभावित हुआ? लता की गायकी की विशेषताओं को बताते हुए लेखक कहता है कि लता के गायन में गानपन, सुरीलापन, कोमलता, निर्मलता और गायन की मंत्रमुग्धता जैसे तत्वों का समावेश सहज है जो उनके गायन को विशिष्ट बनाते हैं। लेखक के अनुसार लता का प्रत्येक गाना एक संपूर्ण कलाकृति के समान होता है। लता के गानों में जो लचक होती है वो उसे रसपूर्ण बनाती है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, बम्बई में रहकर कला के अध्ययन के लिए रजा ने क्या क्या संघर्ष किए? मुंबई में रजा को एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिज़ाइनर की नौकरी मिल गई थी। कठोर परिश्रम करने से वह जल्दी ही मुख्य डिज़ाइनर बन गया। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वो दफ्तर में काम करने के बाद मोहन आर्ट क्लब में जाने लगा। पहले वह अपने भाई के परिचित टैक्सी ड्राइवर के पास रहता था, लेकिन वह अपने मालिक जलील साहब के स्टूडियो में रहने लगा। रात के 11 बजे तक वह चित्र बनाता रहा। इस प्रकार उसने अनेक समस्याओं का सामना करते हुए कला का अध्ययन किया। नंबर 8 है, शेखर जोशी अथवा मनु भंडारी की जीवन साहित्यिक विशेषताओं और भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसका मैं बता रही हूँ। इसका जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1931 को भानपुरा, राजस्थान में। इनका मूल नाम था महेंद्र कुमारी। इनकी आरंभिक शिक्षा हुई थी अजमेर में। काशी विश्वविद्यालय से इन्होंने MA की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और बाद में कोलकाता में प्रिंसिपल के पद पर कार्य किया था। सुप्रसिद्ध कहानीकार राजेंद्र यादव इनके पति थे। इनकी साहित्यिक विशेषताएं इनके उपन्यास इस प्रकार थे। उपन्यास था महाभोज स्वामी, 1 इंच मुस्कान। कहानी लिखी थी इन्होंने एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, आंखों देखा झूठ और 3 निगाहों की तस्वीर। पटकथाएं लिखी थी इन्होंने रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण। उनकी भाषा थी सरल और सहज। व्यवहारिक हिंदी भाषा का प्रयोग करती थी। ये अंग्रेजी के लोक प्रचलित शब्दों का इन्होंने खुलकर प्रयोग किया है। नंबर 2 है, चेलवांजी कौन है? उनके द्वारा किया गया प्रमुख कार्य कौन सा है? चेलवांजी राजस्थान के रहने वाले एक समुदाय के होते हैं जिन्हें चेजारो भी कहा जाता है और उनका मुख्य कार्य कुएं की खुदाई और चिनाई करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुनील कौन था? क्या उसने लेखिका की मदद की थी? सुनील 30-32 साल का एक नौजवान युवक था जिसने जो मोटर चलाता था। जब लेखिका के पास कोई काम नहीं था लेखिका के पास, तो उसने लेखिका को तातुश के घर पर काम दिलवाया था। नंबर 4 है, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है? शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव गंभीरता है, जबकि चित्रपट संगीत में लय और चपलता पाई जाती है। नंबर 2 है, चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था में होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान में कुई क्यों बनाई जाती है? राजस्थान जैसे एक क्षेत्र में जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, वर्षा के जल को संरक्षित रखने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान के चेलवांजी समुदायों के द्वारा कुई का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के में से किन्हीं 2 के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, संचार के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। संचार का प्रमुख कार्य देश विदेश की घटनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराना होता है।
ये लोगों का मनोरंजन करता है। संचार के माध्यम में सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं। जनसंचार के माध्यम में सूचना और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा तैयार करते हैं। सरकार और संस्थाओं के कार्यों पर निगरानी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नैतिक शिक्षा के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, तप से क्या अभिप्राय है? द्वंद्वों को सहन करना तप है। द्वंद्व का अर्थ दो विपरीत बातों का होना, जैसे सर्दी गर्मी, भूख प्यास, लाभ हानि। धार्मिक आचरण तथा श्रेष्ठ कार्यों को करते हुए भूख प्यास, सर्दी गर्मी, मान सम्मान, हानिक लाभ, सुख दुख आदि द्वंद्वों अथवा विषम परिस्थितियों को धैर्यपूर्वक सहन करना ही तप है। जीवन में जो व्यक्ति इस प्रकार का आचरण करता है वही तपस्वी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विज्ञान का प्रयोग करने के विषय में सीवी रमन के क्या विचार थे? विज्ञान का प्रयोग करने के विषय में डॉक्टर सीवी रमन के विचार थे कि विज्ञान का प्रयोग शांति कार्यों का जन कल्याण हेतु किया जाए। वे नहीं चाहते थे कि वैज्ञानिक ऐसा कार्य करे जो विश्व शांति के कार्य में बाधक हो। उनके इस शांतिपूर्ण लक्ष्य के कारण ही उनको 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार के नाम से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, वसुधैव कुटुंबकम का भावार्थ समझाइए। जिस प्रकार हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, उसी प्रकार हम इस संसार के सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। यही वसुधैव कुटुंबकम की धारणा है। नंबर 5, डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ? भारत के 11वें राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के धनुषकोटी गांव में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैंने देखा कि बेडौल अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी आता है। मैंने पीछे से अपना खत सुधारने की कोशिश की, परंतु पक्के घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। जवानी में जिस बात की अवहेलना की उसे मैं आज तक नहीं सुधार सका। अतः हर एक नवयुवक मेरे इस उदाहरण को देख कर चेते और समझे कि सुलेख शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। सुलेख के लिए चित्रकला आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। अधूरी, इसका आंसर हो सकता है अधूरी शिक्षा। नवयुवकों को क्या चेतावनी दी है? नवयुवकों को चेतावनी दी है कि हमें जवानी में किसी बात की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अधूरी शिक्षा की निशानी किसे माना जाता है? बेडौल अक्षरों को अधूरी शिक्षा की निशानी माना जाता है। सुलेख के लिए क्या आवश्यक है? सुलेख के लिए चित्रकला आवश्यक है। नंबर 12 का ख भाग है, संधि विच्छेद कीजिए। एक और देवेंद्र, इसका संधि विच्छेद हो सकता है 1+1। दूसरा है देवेंद्र, देवेंद्र का संधि विच्छेद हो जाता है देव प्लस इंद्र। गै भाग, विग्रह करके समास का नाम बताइए। पंचनद और भीमार्जुन। पंचनद का विग्रह हो जाता है पांच नदियों का समूह, अर्थात पंचनद। और इसमें समास दिया गया है द्विगु, क्योंकि इसमें संख्या आ जाती है। दूसरा भीमार्जुन, भीमार्जुन का संधि विच्छेद हो जाता है, विग्रह हो जाता है भीम और अर्जुन। इसमें द्वंद्व समास दिया गया। और इसका फोर्थ है, वाक्य शोधन कीजिए। चोर दंड देने योग्य है, इसका शोधन हो जाता है चोर को दंड दिया जाना चाहिए। और सुभाष बड़ा चालाक है, इसका हो जाता है सुभाष बहुत चालाक है।